नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज एक बहुत ही ख़ास एक ओकेज़न है जिसके लिए ये राउंड टेबल आप देख रहे हैं। हम हैदराबाद में हैं इस समय, जहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट और कांग्रेस ने मिलकर एक भारत समिट का आयोजन किया है, जिसमें कि 100 से ज़्यादा देश यहाँ पर इकट्ठा हैं, उनके प्रतिनिधित्व हो रहा है। और उसके साथ साथ 450 के करीब डेलीगेट्स हैं, अलग अलग देशों से आए हैं। और सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतना बड़ा आयोजन कांग्रेस क्यों कर रही है। और उसका एक ही जवाब है कि आपने देखा होगा, राहुल गांधी को अक्सर वो न्याय सम्मेलन, न्याय की बात करते हैं, तो उसी न्याय को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर जाकर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके पीछे बहुत सारी बातें, उनको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। जितने भी चेहरे आज आप इस राउंड टेबल पर देख रहे हैं, वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपने उनको सब स्क्रीन्स पर देखा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स के साथ ये सारे लोग आपने जितने भी देखे हैं। तो इसके पहले कि इसके बारे में हम बात करें, आज इसका मकसद ये था कि कुछ आज अपने मन की बात, मोदी जी वाले मन की बात नहीं, लेकिन कुछ अपने मन की बात कही जाए। और इसके पीछे का जो महत्व है कि आज इस ग्लोबल जस्टिस की बात कांग्रेस क्यों कर रही है, ये यहाँ पर जानना ज़रूरी है। तो इस समय हमारे साथ इस राउंड टेबल पर सारे जर्नलिस्ट के साथ गुरदीप सप्पल हैं, जो कि CWC के मेंबर हैं, कांग्रेस के एडमिन इंचार्ज हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी हैं। तो मैंने सोचा, क्योंकि खुद वो एक मीडिया का उनका बैकग्राउंड है, तो आज गुरदीप इसके महत्व के बारे में समझाएंगे। और फिर हम जितने भी जर्नलिस्ट हैं, तो हमारे मन में जो भी विचार आएगा आज गुरदीप से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गुरदीप, ओवर टू यू। शुक्रिया नीलू। आप सबके जो लाखों में व्यूअर्स हैं, और वो आज हैरान हो रहे होंगे कि सारे इकट्ठे कैसे एक टेबल पे बैठ के एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो हमने किया समिट, इसका मकसद ही यही है कि एक तरह से सोचने वाले लोग पूरी दुनिया में वो इकट्ठे बैठे, क्योंकि दुनिया में पॉलिटिक्स दो तरह की मुख्य रूप से हो गई है। थी पहले भी ऐसे, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद दो तरह की पॉलिटिक्स दुनिया में है। एक पॉलिटिक्स जो लिबरल पॉलिटिक्स है। लिबरल पॉलिटिक्स का मुख्य तौर पे एक कहना है कि हर एक आदमी के अधिकार हैं, हर एक व्यक्ति बराबर है, और हर एक व्यक्ति को अगर उसके अधिकार छीनते हैं तो उसको न्याय मिलना चाहिए। और लिबरल पॉलिटिक्स की एक खास बात है कि वो शक्ति कहाँ से लेता है? वो शक्ति लेता है कि समस्या ढूंढते हैं, और नेता कहता है कि समस्या का जवाब मेरे पास है, और लोग उसको चुनते हैं। यानी सॉल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स एक लिबरल पॉलिटिक्स होती है। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया में भावनाएं भड़काना आसान है, सोशल मीडिया में मॉब क्रिएट करना आसान है, और एक तरह की पॉलिटिक्स है जो भावनाएं भड़काती है, एक दुश्मन तैयार करती है, उस दुश्मन के खिलाफ मॉब तैयार करती है, और उस मॉब के गुस्से से अपनी ताकत हासिल करते हैं। और ये पूरी दुनिया में हो गया है। ये पूरी दुनिया में इस तरह की पॉलिटिक्स जो आई है, जो पॉलिटिक्स अब बराबरी की बात नहीं करती, वो पॉलिटिक्स अब संस्थाओं की बात नहीं करती, वो पॉलिटिक्स अब लोगों के अंदर एक न्यायपरक समाज बनाने की बात नहीं करती। ये कोई बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि 150 साल लगे दुनिया के अंदर लेबर लॉज को बनाने में, कि एक मजदूर को 8 घंटे काम करना चाहिए, उसको छुट्टी होनी चाहिए, उसका जो जीवन है वो केवल कमाई के लिए नहीं बना है, उसको अपने घर परिवार, अपने बौद्धिक विकास, सबके लिए टाइम चाहिए। इस पे एक कंसेंसस दुनिया में बन गया था। अभी आप अचानक से देखिए, इंडिया समेत पूरी दुनिया में हो रहा है कि मजदूर को 15 घंटे काम कर लेना चाहिए, 16 घंटे काम करना चाहिए, देश बनाने के लिए काम करना चाहिए। तो ये जो थॉट दुनिया भर में पैदा हो रहा है, इन थॉट्स के खिलाफ या इस थॉट्स के मुकाबले लिबरल थॉट अपने को कैसे अब नए तरीके से गढ़े। सोशल मीडिया की जो ताकत का गलत इस्तेमाल ये दूसरी पॉलिटिक्स कर रही है, उसके जवाब में लिबरल पॉलिटिक्स को कैसे चलना है, उसको लेकर ये सबमिट किया गया है। करीब 100 देशों की प्रोग्रेसिव पार्टीज़ के प्रतिनिधि यहाँ पे हैं। बहुत सारे क्लोज डोर सेशंस भी हैं, बहुत सारे थिंक टैंक्स भी हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं। और ये कि शुरुआत है जो आने वाले दिनों में पूरे ग्लोबली हम इसको लेके जा रहे हैं। अलग अलग मुल्क इसको होस्ट करेंगे अलग अलग समय में, ताकि बैठकर अब जवाब खोजे जाएं। हम ये हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठ सकते हैं कि
जो हमारे खिलाफ की पॉलिटिक्स है, अब वो तो पूरी दुनिया में छा गई है और अब हम चुपचाप सहते रहें। लिबरल पॉलिटिशियंस का ये कहना है कि अब वक्त आ गया है लिबरल और इंटेलेक्चुअल पावर को इकट्ठा करने का और जवाब ढूंढने का। गिरिजेश, हाँ संकेत, यू वांट टू स्टार्ट? आप कह रहे हैं कि लिबरल पावर को इकट्ठा आने का समय आ गया है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि उनको अब तक रोका किसने था? नहीं, ये भी तो एक सवाल हो सकता है ना, क्योंकि और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल सप्पल साहब, आप कह रहे हैं प्रोग्रेसिव थिंकिंग आगे बढ़े, इस वजह से ये सेमिनार हो रही है, भारत समिट हो रहा है। देखिए, कंजर्वेटिव थिंकिंग के साथ क्या होता है कि इन अ वियर्ड वे इट यूनाइट्स, ठीक है, और प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ सप्पल साहब ये है कि आप क्या सोच रहे हैं और मैं क्या सोच रहा हूँ, उसका फाउंडेशन ही ये है कि हम लोग भिन्न हैं, हम लोग अलग हैं। तो बाय इट्स वेरी नेचर इट मे नॉट ब्रिंग अस ऑल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो फिर यूनाइट आप किस चीज़ पर कर रहे हैं? ये सब कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं, मैं चाहूँगा अगर आप इनका संकेत जवाब। भाई, रोका किसी ने नहीं था। इनफैक्ट हम देखें तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया के अंदर लिबरल फिलॉसफी का एक दौर आया, और लिबरल फिलॉसफी की एक खास बात है, वो सबके अधिकार की बात करता है, वो समाज के हर वर्ग के अधिकार की बात करता है, वो यहाँ तक कि पर्यावरण के अधिकार की बात भी करता है, वो जानवरों के अधिकार की बात भी करता है। और जब आप अधिकार की बात करते हैं तो आपको रिसोर्सेज देने पड़ते हैं। तो 60-70 साल लिबरल पॉलिटिक्स में ये हुआ कि आपने सबके अधिकार की बात की और रिसोर्सेज उसमें बांटे, और जब आप रिसोर्सेज बांटते हैं तो किसी किसी के रिसोर्सेज कम भी होते हैं। अब ये इतनी बड़ी दुनिया है कि इस पूरी दौर के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि आपने सबका विकास करने की कोशिश की तो सब विकास कर गए, बहुत सारे लोग विकास में छूट गए। और अब वो दौर 2-3 जनरेशन के बाद लोगों को एक चुभता है बात कि हमारे रिसोर्सेज दूसरे को क्यों जा रहे हैं, और इसके खिलाफ जब सोशल मीडिया आया तो वो दूसरे को दुश्मन बना के दिखाना शुरू किया। लिबरल पॉलिटिक्स क्योंकि वो राज कर रही थी इतने साल से, उनको समझने में और इम्पैक्ट को झेलने में वक्त लगा है, वो रातों रात नहीं हुआ है। तो लिबरल पॉलिटिक्स का एक दौर चला इस दुनिया के अंदर, अब वो दौर बदला है। तो रोकने की बात नहीं है, रीअसेस करने की बात है, री इमेजिन करने की बात है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि जो नॉन लिबरल पॉलिटिक्स में कहूँ, कंजर्वेटिव वर्ड शायद सही नहीं होगा, या फार राइट पॉलिटिक्स कहूँ, वो केवल भावनाओं की पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं, भड़काते हैं। तो एक पुरानी कहावत है कि साधुओं को एक करना बड़ा मुश्किल होता है, चोर एक बड़ी जल्दी होते हैं। ये बात सच है, क्योंकि आपका एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बन जाता है और आप एक दूसरे की कमियों को छुपाकर फ़ायदे की तरफ देखते हैं। तो उनकी यूनिटी नेचुरल है कि अच्छी होगी। जो आदमी शरीफ होता है बेचारा, जो भी व्यक्ति दुनिया में, वो दूसरे के साथ बैठने से भी डरता है कि कहीं ये ना हो कि इसकी कमी का नुकसान मेरी शराफत को हो जाए। ये पूरी दुनिया में होता है। तो साधुओं का एक होना बड़ा मुश्किल होता है, वो इनहेरेंट बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बीच में से जवाब नहीं खोजे जाते, पहले भी दुनिया ने जवाब खोजे हैं। और दोबारा से आप देखिए कि जब से लिबरल पॉलिटिक्स कमज़ोर हुई है तब से डिस्पैरिटी बढ़ ही रही है दुनिया में। वरना आप कभी सोच सकते थे कि यूएसए के अंदर कोई एक कैपिटलिस्ट आएगा और वो ये कहेगा मैं सबको हटा रहा हूँ, एलन मस्क, और उसके साथ सरकार खड़ी है। वो कहेगा कि मैं सबके अधिकार छीन रहा हूँ और सरकार खड़ी है। तो ये दौर तो पहले इमेजिन भी नहीं कोई कर सकता था। तो अब ये दौर आ गया है, ये हमारे देश में भी आया है। नोटबंदी कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, दुनिया में नहीं कर सकता था कि एक दिन सबकी नोट बंद कर दो, सबको लाइन में लगा दो, लेकिन आया। तो इस दौर के खिलाफ जवाब भी तो ढूंढना पड़ेगा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जवाब ढूंढने की इच्छा भी है, लेकिन जवाब घर बैठ के नहीं मिलेगा। उसके लिए लोगों को मिल बैठ के बातचीत करके नए नेटवर्क्स बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। गुरदीप जी, हम बहुत व्यापक फलक पर बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो चुनौतियां हैं हम सब जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अपने घर की तरफ लौटें, हिंदुस्तान की तरफ। जो गलतियां हुई हैं उस पर बात करने से कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं है। 70 साल में जिस तरह से दक्षिणपंथी विचार पुष्पित पल्लवित हुआ हमारे देश में, कुछ खामियां रही होंगी प्रगतिशील ताकतों की उदार, जो आप जिसकी हम सब लोग उसी विचार के बैठे हैं। अब क्या तैयारी है? क्योंकि अब ये पीक की तरफ जाने वाला है, लगभग पीक पर अब आ गया है। यद्यपि फांसीवाद के बारे में ये कहा जाता है, हम इसको अभी सीधे फांसीवाद नहीं कहेंगे, लेकिन उसी तरफ चल रहे हैं। वो चरम पर पहुँचे बिना
वापस नहीं जाता, बीटिंग रिट्रीट उसका नहीं होता, वो चरम ना आए हिंदुस्तान में, उससे पहले उसे वापस उसकी गुफा में भेजा जाए। इसके लिए आपकी पार्टी या आप जैसी बाकी ताकतें क्या कर रहे हैं? हम पूरी दुनिया की चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आज इसके लिए बैठे हैं और 70 साल पुरानी बंगडुक सम्मेलन की याद में आज बैठे हैं। हो सकता है यहीं से एक नया आंदोलन शुरू हो, लेकिन हमारी प्राथमिकता अपने देश के भीतर है, उसकी क्या लड़ाई की तैयारी है? नहीं, बहुत लंबा सवाल हो गया, इसके 2-3 अलग अलग हिस्से में जवाब है। एक, मैं इतना निराश अभी भी नहीं हूँ, ना ही ये मानता हूँ कि फांसीवाद अब ऐसी स्थिति में आ गया कि उसको रोका नहीं जा सकता। सच्चाई ये है कि लोकसभा चुनाव जो पिछले साल हुए, अगर एक व्यक्ति ने इंडिया अलायंस को धोखा नहीं दिया होता और वो बिहार के मुख्यमंत्री जाके उधर नहीं मिल गए होते, तो आज बीजेपी की सरकार देश में नहीं हो सकती थी, सेम ये रिजल्ट रहते हुए। वो केवल इसलिए हुई क्योंकि जिस व्यक्ति को नेतृत्व मिला हुआ था वही पलट गए, ये एक सच्चाई है। और इसलिए अब ठीक है, अब वो तो हो गया, अब तो सरकार है बीजेपी की, मोदी प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार उनके बड़े विश्वसनीय सहयोगी भी हैं। लेकिन इसके बाद सच यही है कि आज भी वो जितना मर्जी कर लें, 60% से ऊपर जनता आज भी उनके साथ नहीं है। एक समझ जो हमारी ये मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़, और उसमें मैं अपनी पार्टी को भी शामिल करता हूँ, बीजेपी से जो लड़ रहे हैं वो ज़्यादातर वो लोग लड़ रहे हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। वो अपने घरों में, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने ऑफिसों में वो स्टैंड लेते हैं। उनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, उनके अपने परिवारों में रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के विचारधारा के ख़िलाफ़ या डिवाइसिव विचारधारा के ख़िलाफ़ क्यों स्टैंड लेते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि देश मेरा है और मेरे को लड़ना है। हमारी कमी ये है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ उन लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस में जोड़ नहीं पाए, ये एक कमज़ोरी रही। और ये इतना आसान काम नहीं है, ऐसा नहीं कि सोच नहीं है, लेकिन सोच होना और एग्जीक्यूशन होने में गैप है आज की तारीख में। तो जिस दिन पॉलिटिकल सिस्टम इंटीग्रेट हम लोग कर पाए उन लोगों के साथ जो अपने परिवारों में लड़ रहे हैं इस विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ, उस दिन आधी समस्या हल हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में 24 में एक लेवल पे ये हुआ, जब संविधान बचाने की बात आई तो किस किस लोगों ने बढ़कर इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया हम भी नहीं जानते, लेकिन नैरेटिव गांव-गांव पहुंच गया। जबकि सच ये था, इस लोकसभा चुनाव के अंदर मैं कांग्रेस की पब्लिसिटी देख रहा था और ठीक चुनाव के पहले हमारे खाते सील हो गए। और ये मैं बात आज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमारा पहला होर्डिंग कांग्रेस पार्टी का वो 4 फेज़ के चुनाव ख़त्म होने के बाद लगा था। 4 फेज़ तक कांग्रेस पार्टी का होर्डिंग नहीं था, केवल जो उम्मीदवार थे वो अपने लेवल पे जो लगा देते थे लगा देते थे। इसके बावजूद मैसेज पहुंच गया, तो वो मैसेज कैसे पहुंचा, इस बात को समझना भी ज़रूरी है। इसमें मैं ये नहीं कहता कि अपनी कमियां छुपाने की बात हो रही है, लेकिन ये मानना कि लोकतंत्र केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बचाने से बच जाएगा, ये होता नहीं है। लोकतंत्र में जनता उतनी बड़ी स्टेक होल्डर है और जनता ने ही साबित किया था 24 के अंदर। हाँ, उस मैसेज को आगे ले जाने की जो चुनौती है उस पर काम करने की तो ज़रूरत है, इसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं है। हम उसके बाद 2 चुनाव 3 चुनाव हार गए, उस चुनाव से जो पूरा हमको एडवांटेज मिला था वो भी खो गया और एक निराशा की स्थिति सब में आई है। अब रास्ते 2 ही हैं, या तो निराश होकर बैठे रहिए या ये मानिए कि 60% जनता इस देश के अंदर है जो चाहती है कि देश संवैधानिक मूल्यों पर रहे, तो उसके लिए दोबारा से खड़े हुई, दोबारा से चलिए। अब हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा खड़े होकर दोबारा चलने की। गुरदीप जी ने जो बात कही नैरेटिव की और मैसेज की, तो इन 2 चीज़ों पे, क्योंकि हम लोग मुख्यतः या तो कैमरा जीवी हैं या फिर हम लोग कलम मजदूर हैं, जो भी आप कहें, हम लोग कलम नक्सली हाँ, हम लोग नहीं, कलम मजदूर हैं हम लोग, वो उन पे छोड़ दीजिए, हम लोग कलम मजदूर हैं। लिहाजा क्या एक लिबरल डेमोक्रेसी या जिस तरह की डेमोक्रेसी भारत थी या है या बनने की वो एक रखती है, उम्मीद रखती है, क्या वो संभव भी है एक आज़ाद मीडिया के न रहते हुए? क्योंकि
जो आप कह रहे हैं कि छोटे स्तर पे मीडिया चलता है, जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, बाकी जो बड़े मीडिया की हालत है, भले ही वो तमाम स्ट्रक्चरल कारणों से हो, उनकी इकोनॉमी को देखते हुए, टेक्नोलॉजी जिस तरह से गई है, तो ये किस तरह से किया जाएगा? और ये एक तरह से नोट टू सेल्फ, ये मैं अपने आप से भी ये सवाल पूछ रही हूँ और आप सब लोगों से जानना चाहूँगी कि ये जो मैसेज की बात, ये नैरेटिव की बात, या अपना काम करने में कितना जागरूक है आदमी? भाई हम लोग तो ऑब्सेस्ड हैं न्यूज़ से, आप न्यूज़ देख रहे हैं, उसके आप 11वें पन्ने तक गए अखबार के। भाई अक्सर जो बंदा जिसको कहीं जाके बाल काटने हैं, जिसको मजदूरी करनी है, जिसको क्लास पढ़ानी है, वो तो हेडलाइन देख के चला जाता है। तो हेडलाइन मैनेजमेंट क्या सफल हो गई है जनमानस का दिल बदलने में और मन बदलने में? और 11 साल हो गए हैं इस तरह के कंटिन्यूअस हेडलाइन मैनेजमेंट के। तो इसमें हम एक छोटा मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया क्या कर सकता है? मतलब मैं तो यही सोचती हूँ कि सबको एजुकेट करने में, और ये कांग्रेस के मैसेज को आगे बढ़ाने की बात नहीं है, ये जो मूल्यों पे बात या बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स की जो बात है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो निशिकांत दुबे हों या महुआ मित्रा हों या मिस्टर मोदी हों, सब लोग उसमें शपथ लेते हैं। तो उनके मूल्यों को आगे रखने में हम कहाँ तक और कैसे कर सकते हैं? और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब पार्टीज़ विल कम एंड गो, हम लोगों को तो वही खड़े रहना है और अपनी बात कहनी है, सही बात कहनी है। तो दैट कंसर्न्स मी। इसमें मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूँ सीमा जी, 10 साल मेन स्ट्रीम मीडिया का जो दौर रहा वो हम सब जानते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये है, अब पर्सनल निजी बात मैं कह सकता हूँ, आप लोग हो सकता है सहमत नहीं हो, कि अब मीडिया पे विश्वास आम पब्लिक का तो नहीं है। इवन जो बीजेपी के भक्त लोग हैं उनका भी अपने मीडिया पे विश्वास तो नहीं बचा। वो उस प्रोपेगेंडा को आज भी मानते हैं, ये बात सच है, लेकिन वो ये ज़रूर मानते हैं कि यार ये सब सच नहीं बोलते। तो एक तो ये सच्चाई है कि उनकी क्रेडिबिलिटी ऑल टाइम लो हो गई है। दूसरा जो एक सच है, अभी हम ऑल्टरनेटिव मीडिया को लिमिट करके देखते हैं, कुछ जैसे यहाँ पे लोग बैठे हैं उस तरह के पत्रकारों तक। सच्चाई ये है कि इस देश के अंदर, हर ज़िले के अंदर मिनिमम 8 से 10 ऐसे पत्रकार हैं जो वैचारिक रूप से आरएसएस या बीजेपी से सहमत नहीं है। वो हो सकता है इंडिपेंडेंट हो सकता है वो वर्नाकुलर प्रेस के अंदर हो सकता है वो किसी छोटे अखबार के अंदर हो, वो कहीं भी हो सकते हैं। यानी इस देश के अंदर जो मेरा अपना सोच है कि 8 से 10 हज़ार पत्रकार ऐसा है जो अपने अपने स्तर पर इस विचारधारा के खिलाफ लड़ता भी है और पब्लिक तक जाता भी है। हम लोग उसको अभी उस फोर्स को यूज़ नहीं कर पाए हैं। अगर किसी तरह से ये एक सिस्टम अगर बनता है कि ये फोर्स अगर किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अगर कर पाती है तो इट्स अ बिग फोर्स। उसको कैसे करना है उसको अलग से भी मैं कभी बात करना भी चाहूँगा आप लोगों से भी, कि अगर हम ये जो लोकल पत्रकार की फोर्स है हमारी है, उसको नेशनल पर्सपेक्टिव जो पत्रकार देते हैं उनको जोड़ कर पाए तो आप हर घर में पहुंचते हैं, उनकी रीच भी होती है और हर व्यक्ति तक आज बीजेपी का मैसेज तो जाता है, लेकिन हर उस व्यक्ति के पास आप देख लीजिए उसका एंटी मैसेज भी जा रहा है। वो अलग बात है कि बीजेपी के 10 जाते हैं, इनके 2 जाते हैं, ये मैं मान सकता हूँ कि ज़ोर बीजेपी का होता है। और दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो इनहेरेंट प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की, अगर मुझे झूठ बोलना है, अगर मुझे भावना भड़कानी है, तो मैं दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्मेट ले सकता हूँ। मैं उसको कॉमेडी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं उसको टिटिलेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं उसको, लेकिन जब सच बोलना होता है तो बड़ा रिजिड होता है और सच को ढालना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो सीरियस हो जाता है, तो हमारी रीच ऑटोमेटिकली लिमिट हो जाती है। हैवी कंटेंट कभी चलता ही नहीं, हैवी कंटेंट चलता नहीं, और नहीं, सच को आप लाइट कंटेंट में कन्वर्ट भी नहीं कर पाते हैं। नहीं कर सकते। सच को लाइट कंटेंट में कन्वर्ट करना एक चैलेंजिंग काम है। झूठ तो बोलना है कि मैंने एक फॉर्मेट बनाया, मुझे जोक बनाना है, अब उस जोक में जो डाटा फिट हुआ वो फिट कर दिया, नहीं हुआ डाटा तो बना के फिट कर दिया। तो वो लोग पहले फॉर्मेट पे काम करते हैं, डाटा बाद में फिट करते हैं। हम पहले डाटा पे काम करते हैं, उसको फिर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ये एक टेक्निकल बात है, इसका सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। ये प्रोफेशनल्स ही निकाल सकते हैं, और उसके निकालने के बाद भी चूँकि आम लोग, और ये एक बोस्टन यूनिवर्सिटी की स्टडी थी 5-6 साल पहले, कि जो जेन्युइन कंटेंट होता है और फेक कंटेंट होता है, फेक कंटेंट की ट्रैवलिंग की स्पीड और जेन्युइन कंटेंट की ट्रैवलिंग की स्पीड में 1:8 टाइम का फ़र्क है। जेन्युइन कंटेंट को 8 गुना टाइम में और 8 गुना रीच का लिमिटेशन है। अब ये कैसे हो, ये एक चैलेंज है। और इनफैक्ट इस समिट के अंदर जो लोगों को हम इकट्ठा भी कर रहे हैं, उसमें एक ये बात भी कर रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी कंपनियां तो आ गई,
सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी कंपनियाँ, क्या दुनिया के सेलेक्टेड इंटेलेक्चुअल्स पूरी दुनिया में वो कोई इसका या तो टेक्निकल आंसर निकाल लें या उन कंपनीज पे प्रेशर बनाने का एक ग्लोबल काम शुरू करें? तो आपने ये बोला था कि दुनिया को छोड़ दिया। समस्या ये है कि कंपनीज ग्लोबल हैं, तो ग्लोबल रिस्पांस दिए बगैर अगर आप सोचेंगे इंडिया से इसको हम हैंडल कर लेंगे, वो होगा नहीं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल रिस्पांस है। और एक जो सबसे बड़ी बात हो गई और जो अब लोगों को समझ में भी धीरे धीरे शायद आ रही है, ये टेक्नोलॉजीज कंपनी तो नेशन स्टेट को ही बदल रही हैं। इनके लिए ये तो चाहती हैं ऐसी दुनिया बन जाए जिसमें कि कोई जोग्राफिकल बाउंड्री ना हो। अभी तो देश जोग्राफिकल बाउंड्री में है, वो चाहते हैं वर्चुअल बॉर्डर्स के देश बने, क्योंकि वो कॉमर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्रिप्टो के नाम पे उनके पास करेंसी भी है, कल्चर वो कंट्रोल कर रहे हैं, लैंग्वेज वो कंट्रोल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक नेशन को कंट्रोल करने के जितने भी माध्यम होते हैं वो इन कंपनीज के पास पहुंच गए हैं। इंटरनेट ने बाउंड्रीज तो वैसे ही खत्म कर दी तो हैं। अब इन Global कंपनीज को जवाब देने के लिए ये कोई एक देश या एक कांग्रेस पार्टी या कुछ जर्नलिस्ट मिलकर नहीं कर सकते। नहीं, उस पर बात हुई थी यूट्यूब में। तो मैं दो साल पहले एक्चुअली क्या हुआ था कि यूट्यूब ने एक न्यूज़ समिट की थी दिल्ली में। वो लोग समझ रहे थे बहुत सारा कि क्या कैसे है, आप लोग क्या करते हैं। तो उन्होंने एक लार्ज उनको अलग से बुलाया था यूट्यूब चैनल्स को, फिर मीडियम वाले हम लोग को। हम लोग बार बार ये उनसे कह रहे थे कि आप पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सा न्यूज़ चैनल है, कौन सा रद्दी कंटेंट बना रहे हैं। 10 सेकंड 20 सेकंड का उसी न्यूज़ का, किसी टीवी न्यूज़ का क्लिप लेकर के उसमें अननेसेसरी का थंबनेल लगा कि आप उनके देखिए मिलियंस में व्यूज़ हैं। हम इतनी मेहनत करेंगे, ये करेंगे, चार्ट बनाएंगे, एनालिसिस निकालेंगे, सब ढूंढ डांट के लाएंगे और वो चलेगा 50,000 60,000, चलेगा ही नहीं। हमने कहा था आप उनका कुछ अपने एल्गोरिथम में फिक्स करिए कि भाई ये न्यूज़ चैनल्स हैं, ये ऐसे ही हैं। ये वो सब लोग कह के गए। मेरा कहना ये है कि आपसे भी ये मदद की भाई यूट्यूब को कहें कि भाई कि आप पहले आइडेंटिफाई तो करो ना कि कौन कंटेंट क्रिएटर कैसा है, कौन इन्फ्लुएंसर कैसा है, उसको उसकी कोई कैटेगरी बनाइए, उसका कुछ आइडेंटिफाई करिए कि भाई इनका कंटेंट जेन्युइन होता है, इनको दिखाना है। ये फर्जी कंटेंट का टीवी का क्लिपिंग लगा करके और थंबनेल लगा करके, अच्छा यूट्यूब को भी पैसा मिल रहा है तो उसको भी खुद दिखाई पड़ा है। वो हमारा चैलेंज वो है जो मैम कह रही थी, मैम चली गई एक्चुअली। मेरा कहना ये कि हमारा जो कॉम्पिटिशन है ना अभी टीवी से नहीं रह गया है। आपको याद होगा जब भाई रवि जी ने छोड़ा तो ये सब लोग मजाक उड़ाते थे, जो आज सारे वो लोग जो राइट विंग की पत्रकारिता करते हैं और आज फिर वो लोग भी यूट्यूब पे ही आ गए हैं। अल्टीमेटली उनको चिढ़ाते थे कि यूट्यूबर महोदय के, आपको याद होगा खूब सब ट्वीट करते थे। आना सबको यूट्यूब पे ही है। व्यूअर का जो बात आप कहे मैं आपके साथ सहमत हूँ। न्यूज़ का ग्राफिक्स और झकझक म्यूज़िक और ये सब ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के शायद टीवी देखता हूँ, लेकिन आज भी आज डेट में मानता हूँ कि चाहे वो कोई भाजपाई हो चाहे कोई नॉन भाजपाई, उसको अगर न्यूज़ देखनी, समझना है, एनालिसिस समझनी, कुछ और सोचना चाहिए तो वो देखता यूट्यूब ही है। वो भले ही इधर का देखे या उधर का देखे, उसको सूचना जो इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो यूट्यूब से ही मिल रही है। टीवी उसको कुछ नहीं दे रहा है। टीवी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है, सिर्फ ग्राफिक्स दे रहा है, बड़े बड़े म्यूज़िक दे रहा है, आग निकल रही है, वो ये दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कंपटीशन यूट्यूब पे ही है, राइट विंग और लेफ्ट या जो लिबरल मीडिया आप कह लीजिए, तो हमारा कंपटीशन अब वहाँ आ गया है। मैं इतने कहना है। मेरा एक सवाल था सर, आपने 8-10 हज़ार ऐसे लोगों का जिक्र किया जो ज़िला स्तर पर या उससे भी नीचे तहसील के स्तर पर इंडिविजुअली काम कर रहे हैं और अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इससे भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपनी राय रखते हैं और सच के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन सब लोगों की ओर से सवाल है मेरा ये कि कई बार होता ये है कि उनको अक्सर किसी तरह की जो दिक्कतें अपने परिवार में, अपने समाज में, दोस्तों के बीच में झेल रहे हैं वो तो है, कई बार सरकारों की ओर से प्रताड़ना का और इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर जब लीगल एक्शन कोई हो उनके खिलाफ। और ऐसे में आमतौर पर ये देखा जाता है कि वो बिल्कुल अकेले खड़े होते हैं, उनके परिवार के लोग दौड़ रहे हैं ज़मानत कराने के लिए। तो उनकी ओर से मेरा ये सवाल है कि क्या ऐसा कोई मैकेनिज़्म या ऐसी कोई कोशिश है, आप चूँकि कांग्रेस पार्टी के CWC मेंबर हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल होने के नाते लोकतंत्र को, और ये चूँकि लोकतंत्र का एक बड़ा मजबूत आवाज़ भी है और हथियार भी हैं, इनको बचाने के लिए कोई इस तरह का कोई उपक्रम है, कोई कोशिश है क्या? बिल्कुल है। इनफैक्ट ये बात मेरी अलग अलग कुछ लोगों से पिछले 1 साल में हुई भी है। राहुल गांधी जी से भी लगातार डिस्कशन हुआ है। कांग्रेस का जो एक लीगल डिपार्टमेंट है वो अभी तक ये काम करता था कि कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर चीज़ों को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना, PIL पे काम करना, इस तरह के काम हम लोग करते आए। अभी जो उनको मैंडेट दिया गया है, अभी डिपार्टमेंट नए सिरे से गठन हुआ है और मैंडेट ये दिया है कि हर ज़िले में अब लीगल सेल गठित किया जाए और उसका मैंडेट ही यही है कि जिन लोगों को इस तरह से सताया जा रहा है
उसको आप फ्री लीगल हेल्प कैसे दें। अब समस्या क्या हो गई थी पीछे, हमने जब ये शुरू किया तो बहुत सारे, अब मैं नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की हमने मदद की, लेकिन अब वो मदद हमेशा टॉप दिल्ली के वकीलों से ले रहे थे, और मामला होता था वो कहीं उज्जैन में है या कहीं है ना, तो वहाँ के लॉयर्स ही वहाँ का केस लड़ सकते हैं। तो ये अनुभव पिछले 1-1.5 साल में हुआ, और अब ये मैंडेट दे दिया है बुलाकर, और अगले 2-3 महीनों के अंदर उनको ये बोला गया है कि राज्य स्तर पे आप पहले तो लीगल डिपार्टमेंट बना लीजिए और उसके बाद जिला स्तर पे बनाना शुरू कीजिए। क्योंकि पहले हमारी अप्रोच क्या थी शुरू में पॉलिटिकल पार्टीज़ की, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कि डिजिटल मीडिया को आप मदद कर दो फाइनेंशियल, और बहुत सारी पार्टीज़ करती रही इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे। अब वो ज़रूरत लोगों को है भी नहीं। अब डिजिटल मीडिया में जो एस्टेब्लिश्ड लोग हो गए वो अपना काम चला रहे हैं, और दूसरी बात है कि वो ये भी नहीं चाहते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से लूँ, ये भी एक सच है। अब हम सेकंड स्टेज में जब गए तो हमको ये लगा है कि मदद जो चाहिए वो लीगल चाहिए, लड़ने में मदद चाहिए। 6 महीना लगेगा हमको, मैं ये नहीं मानता कि 100% हम लोग इसको कवर कर पाएंगे, लेकिन मेन केसेस में शुरू में तो हम लोग इसको करेंगे। ये ब्रीफ बहुत क्लियरली दे दिया गया है और इस पर काम शुरू हो गया है। पिछला मेरा प्रश्न था, और अब ये प्रस्ताव एक है, हो सकता है आप लोग इसको ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हो इस तरह की कोई चीज़, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही 8-10 हज़ार लोग या और कुछ इस तरह के लोग, जिनके पास में बहुत तकनीकी जानकारी नहीं है, एक अच्छा वीडियो किस तरह से बनाया जाए, न्यूज़ किस तरह से, तो क्या कोई इनके प्रशिक्षण के बारे में या इनकी थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग, खासतौर पर टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुछ किया जा सकता है क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लोग डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्निकली तो बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। अनुभव हमारा ये है, उनको टाइम लगता नहीं है, यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के दोस्तों से पूछ के हो जाता है। जो कमी मुझे लगती है वो सूचना की लग रही है कि उनको फर्स्ट हैंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, अगर रॉ इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और इस समिट में काफ़ी लोगों से बात ये भी हुई है कि क्या हम ऐसा सिस्टम कर सकते हैं जहाँ से कि हम हफ्ते में 2 बार 3 बार डेटा या उस चीज़ को लेके इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा दें, फिर उनकी मर्ज़ी है वो यूज़ करें, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। अभी वो जो पहले क्या होता था कि जो एजेंसीज़ की फीड आती थी उससे सबको मिलती थी, अब वो सिस्टम बंद हो गया। आपने भी टीवी में पूरा ज़िंदगी काम किया, आपने अखबार में चलाया, नीलू साथ में रही हमारे, हम सबको पहले तो रिपोर्टर्स होते थे, 90s के बाद रिपोर्टर्स धीरे धीरे 2000 आते आते वो सिस्टम चेंज होने लगा, फिर एजेंसीज़ हो गई, फिर एजेंसीज़ के नाम पे ANI रह गई। अब ये समस्या है, तो वो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, और इस पे काम हम लोग सोच भी रहे हैं। मैं तो खुद पर्सनली भी इस काम को सोच रहा हूँ कि किस तरह से इस काम को किया जाए कि एक इन्फॉर्मेशन का पाइपलाइन, रॉ इन्फॉर्मेशन का, विदाउट गिविंग एनी कमेंट्स, विदाउट शेपिंग दैट इन्फॉर्मेशन, और वो लोगों पे छोड़ दिया जाए कि भाई इन्फॉर्मेशन को कभी यूज़ करना है कभी नहीं करना है। ये एक काम तो लीगल वाला एक काम, और रॉ इन्फॉर्मेशन की पाइपलाइन क्रिएट करना, ये 2 काम मेरी समझ में मुझे लग रहा है। इसमें मतलब आप लोगों के अपने इसमें सुझाव भी आमंत्रित कर रहा हूँ मैं। ये दोनों चीज़ें बेहतर हैं। राजीव जी कह रहे हैं, तो उसमें राजीव जी समस्या ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी जिला स्तर के पत्रकारों को इस तरह ट्रेनिंग देने लगेगी, पहले दिन से ही उन पर ठप्पा लग जाएगा माथे पे एकदम से। इसलिए कभी भी कांग्रेस पार्टी को ये काम नहीं करना चाहिए। मेरा सूचनाओं का उन तक माध्यम लगातार निरंतर प्रवाह बना रहे, ज़रूरत कल भी हम लोग जो आपसे बात कर रहे थे वो हो जाए पर्याप्त। वो कब उसे यूज़ करेंगे, किस तरह करेंगे, ये उसकी विवेकाधिकार है उसका। इसलिए ट्रेनिंग वाले चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, वो पहले दिन से। मेरा मानना ये कि जो हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में ऐसा एक फील आ रहा है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी को, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी इसलिए कह रहा हूँ, ये फील आ रहा है, हम जानते हैं कि हम किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी कैसे सोशल मीडिया को एक्सेस करे और कांग्रेस पार्टी कैसे सोशल मीडिया की मदद करे या उसको कैसे सुविधाएं दे, एक बड़ा सवाल है। अगर हम प्रोग्रेसिव लिबरल आइडियोलॉजी के लोग हैं, हमारा सपना एक फ्री मीडिया होना चाहिए जो किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट ना हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो। आज अगर हम आपसे मदद लेते हैं, आप हमको मदद करते हैं, चाहे वो फीड देने में मदद करें या किसी और लीगल में समझ में आता है कि भाई अगर एक आदमी जो लड़ाई लड़ रहा है तो उसकी मदद करना सबका फ़र्ज़ है, तो कांग्रेस पार्टी का भी फ़र्ज़ है। लेकिन उसका जो रोज़ का काम है,
अगर आप उसका फुटेज अरेंज करके आप दोगे तो जाहिर बात है कि आप हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई में आपका एक योगदान है। तो एक प्रेशर मेरे ऊपर ये आता है, आज नहीं तो कल हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में कल के दिन कोई लीडरशिप बदल के आ जाए, वहाँ पे कोई दूसरा आदमी आ जाए, एरोगेंट टाइप का आदमी, वो कहेगा मैं ऑक्सीजन बंद करता हूँ, बोला समझते करो। तो ये एक आइडियल व्यवस्था नहीं हो सकती। दूसरा, हम ये कैसे महसूस करें कि जो आज प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इस आइडियोलॉजी के लिए, या हिंदुस्तान में आपने कहा कि हर ज़िले में 50-100 पत्रकार हैं जो इस देश की बेहतरी के लिए, समानता के लिए काम कर रहे हैं, शोषण के खिलाफ काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्यों कांग्रेस पार्टी उनको मेटरलाइज करना चाहती है? कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करना क्यों नहीं चाहती है? दूसरा ये है कि ये चीज़ हम परसीव करते हैं कि कल के दिन ये पूरी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं राइटिस्ट फोर्सेस के खिलाफ, ये हम जीत के लाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कब कांग्रेस के हाथ में आ जाएगा और परसों से हमको कांग्रेस से भी वही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये चीज़ जो है ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जो हमारे इंडिपेंडेंट, जो हमारा अस्तित्व है उससे जुड़ी हुई है। हम सुविधा तो ले लेंगे, हमको बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई सप्पल साहब हमको फीड दे रहे हैं, या सप्पल साहब जैसे आपने बताया कुछ लोगों को पैसे दे देते थे, तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं पैसे नहीं दे देता, मैंने दूसरी पार्टी को बोला कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये होता था, सब पार्टीज करती थी, तो वो मैंने किसी को नहीं दिया भाई। मतलब कुल मिला के ये अगर कुछ कोई ले रहा है, मैं कैसे मान के चलूँ? देखिए आज मेन स्ट्रीम मीडिया की जो दुर्गति है उसकी वजह क्या है? मेन स्ट्रीम मीडिया का जो बिजनेस मॉडल है वो विज्ञापनों पे आधारित है। विज्ञापन सरकार और सिस्टम के हाथ में है, कैपिटलिस्ट फेटर्निटी के हाथ में है। वो बाबा रामदेव कंट्रोल करता है, इसको निकालो नौकरी से, वरना ये तो कठिन सवाल पूछता है मुझसे, मैं नहीं तो विज्ञापन नहीं दूंगा आपको। तो अगेन मीडिया इंडिपेंडेंट और पावरफुल कैसे हो, और जो किसी को भी ना छोड़े, जब तक हम ऐसे मीडिया के सृजन में सहयोग नहीं देंगे, ये डेमोक्रेसी के लिए भी ज़रूरी है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी ज़रूरी है। आज वैसा मीडिया होता पावरफुल तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा थोड़ी होता कि वो सेंसरशिप की मारी होती, राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे जनता को दिखाई नहीं जाएगा। आज जो नुकसान है वो इस वजह से हो रहा है ना कि कांग्रेस पार्टी को इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं मिल रहा है। मीडिया किसी की जेब में बैठा हुआ है और उसके पास में ऑक्सीजन की चाबी है। आधे घंटे का एक चैनल पे रोज़ अगर उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन चल रहा है, वहाँ से लगातार पैसे आ रहे हैं, वो चैनल उसके खिलाफ कैसे बोलेगा? ऊपर से उसको ये भी लगता है कि मेरे 80 साल के पिताजी हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी पत्रकारिता को दी है, कल के दिन ईडी ले जाएगी तो क्या करेंगे? तो उस पूरे माहौल में क्यों ना हम मीडिया को स्वयं में एक ताकत बनाने के लिए लड़ें और उसमें आप सपोर्ट करें। तो एक ज़्यादा बेहतर तरीका हो सकता है बगैर इसके कि आपके ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाएं। ये नहीं होना चाहिए। मैं इसको क्लियर करूं, मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि हमारे पे डिपेंडेंसी, मैं एग्जैक्टली ये इसके उल्टे बोल रहा हूँ कि हम लोग मिलकर सारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसमें मैं कांग्रेस पार्टी की बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। होता क्या है, देखिए मीडिया वैक्यूम में इंडिपेंडेंट नहीं होता। आज़ादी के पहले भी जब पहली बार कांग्रेस ने कहा 31 में कि सूचना का राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, 31 के कराची रेजोल्यूशन में पहली बार इस बात को बोला गया और कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसको रखा गया। वो स्पिरिट इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस की, या उस ज़माने में बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी पार्टीज़ इस सोच की थी कि डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव करेगी, जैसा आपने कहा, जब मीडिया रहेगा। अब अगर रूलिंग पार्टी चेंज हो जाती है और वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती हैं तो मीडिया को चाहे विज्ञापन के नाम से करें चाहे ईडी के नाम से, वो कमज़ोर करेंगी। आज यूएसए तक में वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर क्या हालत हो रही है। वॉशिंगटन पोस्ट वो लिख रहा है एडिटोरियल कि अब हम जो है कुछ खास फ्लेवर के एडिटोरियल नहीं छापेंगे, ये उन्होंने लिख के बोला प्रेशर में आके, क्योंकि जो सत्ता हो गई वो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करती है। तो मीडिया के तो दो रोल हैं, डेमोक्रेसी में तब सर्वाइव करती है जब ऊपर डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस करती है। इसलिए आज भी हमारी आलोचना क्या होती है कि बीजेपी तो मीडिया को बहुत अच्छे कंट्रोल करती है, तुम नहीं करते हो, आपकी जहाँ सरकारें आप कंट्रोल नहीं करते हो। बीजेपी तो देखो पकड़ के छपवाती है, छपवाना है, आप ऐड भी देते हो और छपवाते भी नहीं हो, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसमें बिलीव नहीं करती। तरीका तो आता है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये है, सपल साहब आप ये बात उस हैदराबाद में बैठ करके बोल रहे हैं जहां पत्रकार गिरफ्तार हुए। मैं ये दूसरी बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे, संकेत भाई उसी बात पे आ रहा हूँ मैं। अब दूसरी बात जो इन्होंने बोली वो मैंने लिखा है भाई, नहीं मैंने ये लिखा अभी इनकी बात सुनते सुनते कि कल कांग्रेस जीत जाएगी और फिर इसी से लड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सवाल, ये सच है। उसका रीज़न ये है कि सत्ता का अपना कैरेक्टर है। सत्ता का कैरेक्टर, कोई भी आपकी आइडियोलॉजी हो,
उसका एक पावर, एक नशा होती है। और मीडिया को फोर्थ पिलर बोला इसलिए जाता है क्योंकि वो कैरेक्टर पे अंकुश लगाना है। अगर मीडिया अंकुश नहीं लगाएगा हमारे राज में भी, तो कल मैं भी हो सकता है, तो मैं भी ऐसे ही बिहेव कर सकता हूँ ना, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर जो पावर आती है तो वो हम उम्मीद भी करते हैं। अब ठीक है, जब आप को क्रांति करनी है तो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं कहता हूँ कि हम सब मिलकर या सारे पत्रकार मिलकर कल ऐसी गवर्नमेंट ले आएंगे जो कांग्रेस लेड होगी और उसमें उनका फिर बड़ा सुकून की ज़िंदगी होगी। हो सकता है फिर वहाँ लड़ना पड़ेगा, पर दिस इज़ प्रिसाइसली व्हाट डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट ना। और लड़ते भी थे सारे लोग लड़ते रहे। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो डेमोक्रेसी का नेचर वही है। तो ये गारंटी, बेंगलोर में जब अपन लोग सब बैठे थे, मैंने संकेत यही हुआ, जब यूपीए की सरकार थी, मैं नवभारत का 10 साल संपादक रहा, 8 साल नई दुनिया का संपादक रहा, एक भी घटना यूपीए सरकार की कोई नहीं पता। मैं फेसबुक पे लिखता हूँ, चैलेंज है, मेरे काम पर रिसर्च करो जाके, एडिटोरियल पहले पेज पर न लिखे हों ऐसी एक घटना नहीं है, 2G 3G कुछ भी। तो हमारा काम हम फिर करेंगे। मैं एक फ़र्क प्राइम मिनिस्टर, मैं एक फ़र्क बता देता हूँ, एक फ़र्क है बस सत्ता के उसके में कैरेक्टर में। बीजेपी के अंदर अगर कोई पत्रकार के साथ जुल्म हुआ और बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, बीजेपी का कोई लीडर उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक किया। हमारे यहाँ जब होता है, अगर कोई मिसयूज़ करता भी है तो सबसे पहले हमारे अपने लोग उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, हमारे लीडर उससे क्वेश्चन पूछते हैं और उसको भुगतान भी करना पड़ता है उस नेता को, वो बाहर दिखे ना दिखे। इन चीज़ों को लेके क्वेश्चनिंग पार्टी के अंदर करने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें इस चीज़ की परमिशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो चीज़ परमिशन नहीं है वो होगी नहीं, होती तो रहेगी। अब वो रोबोट नहीं है ना, इंसान है, और परिस्थितियाँ अलग होती है। कई बार जो चीज़ नज़र आती है वो होती नहीं है कई बार। अब ये स्ट्रगल तो हमेशा ही चलेगा भाई। आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है, ये हमेशा चलेगा, कि जो होता है वो दिखना भी चाहिए। सप्पल साहब देखिए, क्योंकि हम मार्केटिंग में नहीं पॉलिटिक्स में है, प्रॉब्लम हमारी है। वो मार्केटिंग में, हम पॉलिटिक्स में है। बहुत देर से सवाल नहीं सप्पल साहब देखिए, आपने कहा, मैं पहले एक ये जो बात हुई अभी, मैं एक सुझाव देता हूँ। एक बात मैं बताता हूँ कि भागलपुर कांड हुआ था। भागलपुर कांड का सबसे अश्वनी सरीन के नाम से जाना जाता है कि अश्वनी सरीन ने उसे किया। तिहाड़ जेल वाला वो अलग है। धौलपुर में जो अब खुलासा हुआ था कि महिलाओं का एक बाजार लगता है कमला वाला, तो वो कमला को खरीद के लेके आया। लेकिन ये सारी चीज़ें छोटे अखबारों में पहले छपी थी, जो वहाँ के लोकल अखबार थे, जो 100, 200, 500 कॉपी छपते थे या 1000, 2000 तक थे। अभी 2014 के बाद एक ट्रेंड शुरू किया कि मोदी जी ने सबसे पहले उन छोटे अखबारों का जो 1000, 2000, 500, 200 छपते थे, उन सब का गला घोट दिया। उनको कितना मिलता था? उनको अखबार छापने भर का पैसा जब कांग्रेस की सरकारें थी तो सूचना विभाग से मिलता था, विज्ञापन मिलता था, और इवन मतलब दूसरी स्टेट का भी विज्ञापन किसी दूसरे स्टेट में मिल जाता था यदा कदा। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर ये ऐसे 3 ओकेजन थे जब ये विज्ञापन सबको मिलता था। मोदी जी ने ये सबसे पहले ये लाइन बंद की, क्योंकि सूचना जो आती है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो आती है, वो वहाँ से आती है। बिल्कुल सही। सेम काम आज की तारीख में जो काम छोटे अखबार कर रहे थे, वो यूट्यूबर्स कर रहे हैं। उनमें यूट्यूबर्स में कुछ संकेत हो सकते हैं, कुछ हरिशंकर जोशी हो सकते हैं, ये थोड़ा अंतर हो सकता है, कुछ राकेश पाठक जी हो सकते हैं, कुछ गिरजेश हो सकते हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि वो, आप अगर उनकी कुछ मदद करना भी चाहेंगे तो बहुत खुददार लोग हैं, वो आपकी मदद आसानी से लेंगे नहीं। लेकिन खुददार लोगों की भी मदद का एक तरीका होता है। जैसे कि बीजेपी का एक अलग पैटर्न है। बीजेपी में तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट फॉरवर्ड होती हैं, जो उनके आईटी सेनानी हैं, वो जो ट्विटर पर लिखते हैं, हाँ बिल्कुल सर, वो आईटी सेनानी है सर उनके, तो वो लिखते हैं, ट्विटर में लिखते हैं, फेसबुक में चिपका देते हैं, और एक पोर्टल है, वो बाकायदा पेड है। मेरे पास एक बार एक व्यक्ति आया, बोला मेरा फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो मैंने कहा क्या तुम कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें पोस्ट कर दी थी क्या, या ऐसी देखते हो क्या किया आपने?
बोले कुछ नहीं, मैं तो बस सीधा सीधा जो आता है मेरे पास में वो मैं उसमें कट पेस्ट कर देता हूँ, या वो फ़ोटो चिपका देता हूँ, या वो वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। तो मैंने कहा क्या आता है? बोले वो सर आता है 7,000 रुपये मिल जाते हैं मुझे। वो सज्जन आदमी है, स्टेशनरी की दुकान करता है। बोले आजकल दुकानें स्टेशनरी की कम चलती हैं तो मुझे मिल जाते हैं। तो उनका एक इतना बड़ा मकड़जाल है, वो उतना पैसा आपके पास कोई अडानी अंबानी उस लेवल पर आपकी सपोर्ट करेगा भी नहीं, उनके पास में फंड है। तो लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं, और वो विदिन, मतलब ये नहीं है कि आप कोई पैकेट पहुंचाएं उनके यहाँ। मान लीजिए गिरजेश जी का चैनल है, आप उन्हें $500 की कहीं से सुपर चैट आती है तो वो तो सुपर चैट आती है, वो एक तरीका है। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। सवाल है, आपने कहा कि चोर एक हो जाते हैं और साधु जो है एक नहीं हो सकते, लेकिन साधु के वेश में जो चोर आ गए हैं उनके खिलाफ, मतलब अब तो चोर और साधु में आप कैसे डिफरेंस करेंगे? हाँ भाई, जो साधु हैं वो साधु हैं क्या? वो आप ठग की बात कर रहे हैं ना? नहीं तो फिर ठग की बात करते करते आप साधु की बात कर रहे हैं। नहीं सर, दरअसल दोनों में कितना समानता है? ध्यानी जी, आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है ना? आप एक व्यक्ति के नाम के आगे हा लगा दें तो आप उसकी हकीकत जान जाएंगे, और नाम ले दें तो आप भगवान को याद करेंगे। इससे ज़्यादा मैं और क्या प्रतीकों में कहूँ? तो ये चीज़ें हैं। तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि वो नहीं कह सकते कि साधु कौन है, चोर कौन है। आज बहुत पारदर्शिता नहीं है उसमें, बहुत भीनी सी दीवार है जिसमें आप साधु और चोर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा, मैं नैरेटिव की बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस जो है और जितने भी प्रोग्रेसिव हैं वो नैरेटिव सेट करने में बहुत अपूर्ण है, अक्षम है। अब कश्मीर की घटना हुई, पहले दिन एक नैरेटिव सेट किया गया। उन्होंने हिंदू पूछा, धर्म पूछा, जाति नहीं। उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। फिर उसे एलोब्रेट भी किया उनके सेनानियों ने कि पूछा हिंदू हो लेकिन जाति नहीं पूछी। फिर अलग अलग तरीके से एलोब्रेट किया। तो ये सीधा सीधा मतलब सब लोग समझ सकते हैं जो थोड़ा सा रखते जो हैं। कास्ट सेंसस मांग रहा है उस पर निशाना हाँ, लग रहा है। कास्ट सेंसस वालों पर निशाना लगा रहे हैं। यानी कि कास्ट सेंसस से एक बात तो साफ हो गई कि जो सत्ता पक्ष है वो बहुत घबराया हुआ है। वो जानता है कि ये कास्ट सेंसस जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और इसको किसी न किसी तरीके से जब तक हम धर्म में नहीं बांट कर रखेंगे तब तक वो नहीं हो सकता। तो वो धर्म पर आ जाते हैं और कास्ट से वो अलग करते हैं, और उसके लिए कश्मीर जैसे होते हैं या जो भी होता है, हास्य दुखद घटनाएं होती हैं, वो उनको ऑक्सीजन देते हैं और उनका आईटी जो सेनानी है वो नैरेटिव सेट कर देते हैं। कांग्रेस ऐसे नैरेटिव क्यों नहीं सेट कर पाती? वो क्यों नहीं जातिगत जनगणना के लिए इतना मुखर हो पाती? और जातिगत जनगणना की बात आप करते हैं, जैसे वो आप संविधान सम्मेलन करते हैं और अलग अलग ओकेज़न करते हैं। ये ओकेज़न भी एक हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सम्मेलनों से उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है? मेरा सवाल ये है लास्ट में, बाकी तो सब भाषण था। एक लाइन में बोल इससे देता जुड़ा हूँ। हुआ सवाल मेरा भी है हाँ। सर, तो मैं पूछ लेता हूँ ताकि आपको सुविधा रहेगी। मेरा सवाल ये है कि हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और तमाम विपक्ष की पार्टीज़ भी, वो लोग जब कोई नैरेटिव सेट करने की बात है तो अपना नैरेटिव खड़ा करने के बजाय दूसरे ऑलरेडी खड़े किए हुए नैरेटिव के जवाब में लग जाते हैं। हमारी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी एक फेक नैरेटिव को जवाब, उसका खंडन मंडन करने में वो बीत जाती है। तो क्या इसके लिए क्या हो सकता है कि हम अपने नैरेटिव पर जोर दें और बहुत ज़्यादा इनके जो प्रचार, अब चूँकि उनकी ओर से लगातार बम्बार्डमेंट है, फिर प्रश्न कई बार ऐसे भी होते हैं कि जिनका जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे अभी ये जो पहलगाम का शुरू हुआ है बहुत ज़रूरी मुद्दा है, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव ये जो खड़ा हुआ है, हम अगले 15-20 दिन, 1 महीने तक उसका जवाब देने में लगे रहेंगे, और इस बीच में हमारी जो तैयारी है वो रुक जाती है। हम जो कहना चाहते हैं वो हम तक ही महदूद रह जाता है। और सर इसी में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं, इसी में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। जैसे कि कोई घटना होती है, आदिवासी के सिर पर पाठक जी के स्टेट में लघुशंका की जाती है, मैं उन्हीं का शब्द इस्तेमाल कर देता हूँ, और बहुत सारे जूते चटवाए जाते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, दूल्हे को घोड़ी से उतार कर पीटा जाता है।
और बहुत सारे इस तरीके के काम होते हैं, जातिगत आधार पर होते हैं। उसमें हमेशा ये देखा गया है कि उस लेवल का नैरेटिव जो पूरे नेशनल लेवल पर होना चाहिए, वो तो छोड़िए, जिला स्तर और राज्य के स्तरों पर भी नहीं हो पाता है। उसकी क्या वजह है और उसको लेकर क्यों कांग्रेस इतनी अशक्त है? देखिए, मैं इसमें दो तरह से जवाब दे सकता हूँ। एक एज अ कांग्रेस पर्सन और एक मीडिया से मेरा जुड़ाव रहा, दोनों मिक्स करके ही है। बीजेपी नैरेटिव जो बनाती है वो बेसिकली पैसे के दम पे बनाती है, ये बात स्पष्ट है। अब उसमें चाहे वो कंट्रोल मीडिया को ऐड दे रहे हों, चाहे वो सोशल मीडिया में पैसा लगा रहे हो, वो खेल पैसे का है। इसके जवाब में दो तरह के नैरेटिव उतरते हैं। एक प्रोग्रामेटिक नैरेटिव जो कांग्रेस ने पिछले 2-3 साल में दिया, संविधान बचाव का दिया, जातिगत जनगणना का दिया, इस तरह के नैरेटिव हम दे रहे हैं। जहाँ पे हमारी सरकारें हैं, वो गिग वर्कर्स का आज यहाँ पे कानून की बात हुई है, हमको क्या ज़रूरत पड़ी थी गिग वर्कर्स कानून लाने की? हम अपनी राइट बेस्ड अप्रोच पे जा रहे हैं। लेकिन नैरेटिव दूसरी तरह से भी बनता है। एक जोशी जी, नैरेटिव बीजेपी तो प्लांट करती है ऊपर से, उसकी तोड़ केवल और केवल ग्राउंड रिपोर्टिंग है। ग्राउंड रिपोर्टिंग से जब इश्यूज़ आते हैं, उन्हीं में से कुछ इश्यूज़ आगे बनते हैं। समस्या क्या होगी? ग्राउंड रिपोर्टिंग ख़त्म हो गई। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, क्या इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है ये, लेकिन क्या हम लोग सब बैठ के प्रोग्राम इसलिए किया हमने, इसलिए नहीं किया कि इस प्रोग्राम से कोई परिवर्तन आ जाएगा। ऐसे समिट से परिवर्तन नहीं आया करते, लेकिन ऐसे जगह पे बैठकर हम बातचीत शेयर करके हम उस रास्ते पे चलते हैं जहाँ बैठ के अलग से इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। मेरे को व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है, जब तक वापस हम ग्रास रूट से इश्यूज उठा के नहीं लाएंगे, तब तक बीजेपी अपने नैरेटिव थोपती रहेगी। ग्रास रूट के इश्यूज जो हैं वो उनकी अपनी एक मोमेंटम होता है। एक बार अगर सब लोग, अब अभी क्या है कि हर आदमी अलग अलग काम कर रहा है जी। यहाँ पे जितने भी आप लोग हैं, आप देश के 50 टॉप डिजिटल मीडिया के एंकर्स ले लीजिए, वो सब अलग अलग काम करते हैं, आपस में बातचीत भी नहीं करते, लेकिन अधिकांश दिनों पे उनके टॉपिक सेम होते हैं। वो नेचुरल सोच में आता है। इसको अगर हम ऑर्गेनाइज रूप से कर पाए, ये कोई कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं कह रहा हूँ मैं, आपके अपने बीच में से, और अगर इसको ग्राउंड रिपोर्ट कहीं से निकलती है, उसको अगर हम सिस्टम बना पाए अगले कुछ समय में, तो नैरेटिव आप क्रिएट कर पाएंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी के बस का होता बिना पैसे के नैरेटिव क्रिएट करना सिर्फ, तो कर लिया होता। पॉलिटिकल पार्टी का हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, जब इतना पैसा दे के इशू बीजेपी क्रिएट करती है, जैसा आपने बोला ध्यानी जी, इतना नहीं, इतना। हाँ, तो उस पर रिएक्ट करने में मजबूरी होती है, और रिएक्ट करते करते टाइम निकल जाता है। जो आपके अपने इश्यूज होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ये समस्या तो है ही ना। तो इस समस्या को लेके मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि ग्रास रूट पे जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं। क्या डिजिटल मीडिया, अब ये टेक्नोलॉजी से संभव है, पहले संभव नहीं था। वो मिलकर अगर कुछ रास्ते निकाल पाएँ, और वो आप ही लोग कर सकते हो, कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। वो एज अ पत्रकार मैं बीच में जुड़ सकता हूँ उसमें, ये बात सही है, फॉर्मर पत्रकार। लेकिन सर उसकी एक प्रॉब्लम है, हम दिक्कत क्या है कि जो लोकल इश्यूज हैं वो चलते नहीं हैं, उनके व्यूअरशिप नहीं है। तो व्यूअरशिप नहीं है तो किसी को भी वो अट्रैक्ट नहीं करता है वो टॉपिक करने के लिए। हमारी मजबूरी यही है, जो आपका तो वो लोकल व्यूअरशिप है। प्रॉब्लम ये है कि उसका अगर वो 4000 व्यू 3000 व्यू होता है तो उसका फ़ायदा क्या उसमें मेहनत करके? आदमी को नेशनल जो, अच्छा उसको ही जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है, जो कीवर्ड्स पकड़ रहा है, वही वो उसमें पिच कर रहा है, वही पुश कर रहा है उसको, उसका एल्गोरिथम। हमारी प्रॉब्लम, हम ब्लॉक लेवल के खबर अगर चला भी देंगे, अच्छा ब्लॉक लेवल खबरें क्या है, कहीं वीडियो ने भ्रष्टाचार कर दिया, किसी ने किसी की ज़मीन दबा ली, किसी की हत्या हो गई, कोई छिड़खानी हो गई, यही तो खबरें। ये इतने बड़े देश में शायद करोड़ों में एक खबर आती होगी जो कि कोई काम की होगी या कोई भ्रष्टाचार का सही में किसी ने छाप दिया हो, किसी स्टिंग। मुझे लगता है हमको वाइंड अप भी करना चाहिए क्योंकि वक्त हो गया। लेकिन मैं, हाँ सर, ये भारत समिट है और पूरी थीम यही है, ग्लोबल जस्टिस, और इतनी सारी बातें हुई। इस आखिरी सवाल है मेरा सर, एक चीज़ जो प्रैक्टिकली मैं थोड़ी बात करूँगा, बाकी सब ने तो बड़ी बड़ी बातें की है। हम लोग लिबरल मीडिया, लेफ़्ट मीडिया, राइट मीडिया, मैं उस खांचे में नहीं देखता। मैं फ्री मीडिया की बात करता हूँ कि हम फ्री मीडिया रहें और हमारा काम हमेशा यही रहे। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस रहे, सत्ता से हम लोग सवाल करते रहे। हम इसी चीज़ में मतलब ज़्यादा खुश हैं। और पैसे की जैसे बात आई, तो पैसे से भी हम लोग ठीक ठाक हैं और बहुत ज़्यादा हमारे खर्चे भी नहीं है कि कल को हम लोग अपना घर नहीं चला पाएंगे। दूसरी जो बात यहाँ पे निकल के आई कि
कहीं पर कोर्ट कचहरी हो रही है, थाने हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग मदद कर रहे हैं कुछ और, तो वो लाठी डंडे भी या हमले भी या अपने परिवारों को गाली दिलवाने वाली बात, वो भी हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आप बताइए, मैं उस पर आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आज हमारा है, संकेत सर का है, गिरजेश सर का है, ये एक रात में कोई भी हैकर आता है, हैक करके बंद हो जाता है। अभी गिरजेश जी जो हैं, उन्हीं का चैनल वो बंद हो गया। अब वो चैनल बंद हो गया, हमारी जो आइडेंटिटी है वो जीरो हो गई। अब कल को या तो हम लोग अपने घर चले जाएं, अपने खेत में काम करना शुरू कर दें, या अपनी और कोई नौकरी ढूंढें, या फिर दोबारा जीरो से शुरुआत करें। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है, अब मैं कई नाम मैं इसमें ले सकता हूँ, और इस मतलब करीब करीब जो है वो 50 के करीब चैनल ब्लॉक हो गए। मैं ये पूछता हूँ कि अभी गिरजेश जी का ही मामला है, अभी ये लास्ट वीक का ही मामला है, कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं अप्रोच होती है? अब जैसे पैसे की बात हो रही थी, अब राजीव सर हैं, वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, वो अपना काम करते हुए एक आपको एड ऑन चीज़ें कर रहे हैं, और लोगों को एक ये लगता है कि पता नहीं राजीव जी को कांग्रेस क्या दे रही है, या धर्मेंद्र को क्या मिल रहा है, संकेत सर को पता नहीं क्या मिल रहा है। इस समिट में बुलाया गया तो कितना रुपए दे करके बुलाया गया। और मैं तो लोगों को, जब लोग मेरे से इस बात पर डिबेट भी करते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई पैसे से ही बिकना होता तो बीजेपी से ले लेते, उनसे ज़्यादा पैसा तो सत्ता में है वो, और जाहिर सी बात है कल कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो कांग्रेस के पास में ज़्यादा पैसा होगा, तो जो सत्ता में होता है उससे बिक जाते। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ सर डायरेक्ट, इतनी सारी बातें हुई, मैंने पहले भी इस बात को कहा, हम लोगों पे जो सबसे बड़ी तलवार है, जब वो तलवार गिरती है, जब उससे हमारा पूरा घर एक रात में टूट जाता है, खंडर खंडर हो जाता है, तब आप लोग क्यों नहीं आते हैं? कांग्रेस पार्टी उस वक्त में, मैं अगर गलत हूं तो आप बता दीजिए कि ये अभी चैनल इनका ब्लॉक हुआ, कल को मेरा हो जाए। इस मामले में मुझे मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसको, इस सवाल को। देखिए सर, अभी आप जो है, हमने जितनी देर जो बात की, इन ताकतों का, इन सारे के सारे लोगों का जो अलग अलग काम कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेड हैं, नीचे से ऊपर तक काम कर रहे हैं, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ाइट कर रहे हैं, हम उनको कैसे चैनलाइज करें, उनका कैसे फ़ायदा उठाएं। मैंने कहा कि वो बात कहीं हल्की पड़ गई कि हम उनको किसी तरह से उनको वो हमारे काम ना आके, अगर हम उनके काम आए, यानी आप उनके काम आए। अगर पूरी जर्नलिस्ट फैटर्निटी खड़ी हुई थी जब मेरा चैनल बंद किया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी आदमी का कोई ट्वीट क्यों नहीं आया? आपस में हम ही लोग लड़ रहे थे। क्या आपको ये लगता है, क्या आपको ये लगता है, मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो जितना समर्थन मुझे मिला वो मेरे लिए काफ़ी था, और उससे मुझे मुक्त हो गया, मुझे कोई डिप्राइव नहीं रहा मैं आपके समर्थन का। लेकिन एक प्रश्न मन में आता है कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार पत्रकारिता कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि भले ही मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कांग्रेस पार्टी के भी खिलाफ, अगर आपको लगता है कि मैं एक ईमानदार पत्रकारिता कर रहा हूँ और ईमानदार पत्रकारिता को सपोर्ट मिलना चाहिए, तो एक ट्वीट आपकी तरफ से क्यों नहीं आया? आपके यहाँ से किसी एक व्यक्ति का एक सहानुभूति का फ़ोन क्यों नहीं आया? और सिर्फ मेरी बात नहीं है, 4 साल से मेरा एक और चैनल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने चैनल की समस्या नहीं उठा रहा हूँ, जो मेरा एक पेज था फेसबुक का, ब्लॉक पड़ा हुआ है, मेरा भी ब्लॉक, और मैं उसको लेकर पोस्ट टू पिलर जा चुका हूँ, FIR दर्ज करा चुका हूँ, नहीं खुला है। तो कहीं ना कहीं आप बात तो करते हैं कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसकी जब चुनौतियाँ सामने आती हैं, हम लोग रिसोर्सेज में तो कमज़ोर लोग ही हैं ना। हमारे पास ना तो फौज है, ना हमारे पास संगठन है, ना पार्टी है, हमारे पास एक सच का साथ है, और उसके कारण जो लोग हमको पसंद करते हैं वो लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हमारी मदद करें, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के साथ खड़े हों, उनको सपोर्ट करें? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे को एक रिसोर्स चैनल दे दीजिए। अब हम नहीं चाहते कि ऑक्सीजन आपके पास रहे, हम चाहते हैं ऑक्सीजन अपने पास रखें, हम खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। लेकिन जब एक भाई दुर्लभ प्रजातियाँ होती हैं, अंडमान निकोबार में नहीं जाने देते ना आप किसी को, क्योंकि आपको कुछ ऐसे आदिवासी रहते हैं जिनको आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ऐसे ही हम लोगों की सुरक्षा के लिए हमको गौरैया समझ लीजिए। मैं आपको बताता हूँ। मैं जब स्वराज एक्सप्रेस चैनल चला रहा था, नीलू वहाँ पे थी, हमारी रोज़ 1-2 स्टोरीज़ जो है वो 3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज़ उसके पहुँच जाते थे फेसबुक पे। एक दिन अचानक हुआ कि सारी स्टोरीज सिंगल डिजिट में 8 व्यूज़, 7 व्यू, 6 व्यू हो। हम लोग बड़े परेशान हुए, भाई हो क्या गया। फिर मैंने अपने रिसोर्स यूज़ करके, जान पहचान यूज़ करके पता किया, तो एक पता लगा फेसबुक का एक
इन्वेस्टिगेशन यूनिट है पोलैंड में जो ये चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है। मैंने वहाँ लिखा, उसको 6 महीना मैंने फॉलोअप किया। 6 महीने के बाद उन्होंने मेरे को इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट दी। बड़ी टेक्निकल भाषा थी कि सम फॉल्स ट्रिगर्स हैव बीन एक्टिवेटेड ऑन योर अकाउंट, वी अपोलोजाइज, और उसको ठीक किया। तो अब क्या है, पोलैंड की क्यों बात हुई, क्यों मैं इन सवालों को लोकल लेवल पर नहीं लड़ सकते। ये ग्लोबल कंपनीज हैं ब्रिजेश जी, इसमें कांग्रेस क्या सारा इंडिया अलायंस आपके साथ खड़ा हो जाता, उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो गवर्न कहीं और से होती हैं, उनकी पॉलिटिक्स कहीं और से गवर्न हो रही है दुनिया के अंदर। इसलिए इन कंपनीज से निपटने के लिए जब तक अलायंसेस नहीं बनाएंगे हम ग्लोबल लेवल पे, हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। ये बात वहीं से शुरू भी हुई थी, मेरे अपने खुद के अनुभव से शुरू हुई थी कि मेरे साथ काम किए हुए 2 दोस्त वो फेसबुक में ऊंचे ओहदे पे थे, तो मुझे रास्ता मिल गया। फिर मेरे को ये था, लेकिन ये रास्ता हर एक को नहीं मिल सकता। अच्छा, अब मेरा जो कहना है, कांग्रेस पार्टी का सवाल अलग है, इसमें आपका व्यक्तिगत केस अलग है। इंस्टीट्यूशनली ये कंपनीज इतनी बड़ी हो गई हैं कि जब तक आप जैसे लोग प्रोफेशनल्स, और मैं उस काम को इस समिट में क्यों ये बुला रहे हैं, उस काम करने के लिए, जब तक दुनिया के 5-7 हज़ार जो इस तरह के लोगों का नेटवर्क नहीं बनते हैं, जब तक वो प्रेशर नहीं डालते हैं, ये कंपनीज आज आप किस दिन पूरा ही बंद कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। अभी तो देखिए सबके मन में डर है ही, और डर एक तरफ तो कंपनीज का डर है, एक तरफ वो नए बिल्स आ रहे हैं उनका भी डर है। ठीक है, कब वो बंद कर देंगे, इनसे लड़ने के लिए लोकल लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, ये मैं कह रहा हूँ। और इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये चर्चा के बियॉन्ड मैं आपसे सहमत हूँ। मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप एक ग्लोबल नेटवर्क बनाना चाहते हैं, ग्लोबल प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, और कोई तरीका नहीं है आपके पास, जस्ट एनवायरनमेंट हो पूरी दुनिया में, न्यायपूर्ण वातावरण हो। समय हो गया है, लेकिन मेरा पॉइंट एक छोटा सा है कि अगर मेरे कहने पे सरकार नहीं गिर सकती तो क्या मैं जंतर मंतर पे धरना भी नहीं दूंगा? नहीं, क्या मैं अपने बीच के एक व्यक्ति की जिसकी मुझे लगता है कि समाज को ज़रूरत है, मुझे नहीं है, क्या मैं उसके साथ सॉलिडरिटी इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि इस लड़ाई में हम नहीं जीतेंगे जब तक कि हमारे पास 50 आदमी ना हो? जी बिल्कुल सही बात है, सॉलिडरिटी दिखानी होनी चाहिए इस बारे में। हाँ, मॉरल सपोर्ट कुछ केसेस में, तो कुछ मेरा मानना केसेस ये में है कि होता है, अगर आप कुछ केसेस में सचमुच नहीं चाहते हुआ। हैं कि लोग आपको प्यार करें तो ईमानदारी से उनके साथ होना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पक्ष में हो जाएंगे, इसलिए हम उनको उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो हम उनको चैनलाइज करते हैं। उसकी जगह हमको ये करना चाहिए कि ये लोग हैं, ईमानदारी से खड़े हुए हैं, हम इनको सपोर्ट करेंगे, ये हमको मदद करते हैं, नहीं करें। अगर आप सच्चे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके साथ हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। इस बात पर कोई बहस हो नहीं सकती जी, ये तो बहस का मुद्दा ही ये बहस का मुद्दा नहीं है। मेरा एक अलग तरह का अनुभव है इसमें। करीब सवा साल पहले मेरा फेसबुक का प्रोफाइल, फेसबुक का पेज वो हैक हो गया था। करीब 1.5 लाख से ऊपर उसमें ये हैं फॉलोअर्स थे। तो बड़ा संकट, इतनी मेहनत के साथ में खड़ा किया उसको, उससे सारा का सारा ऑर्गेनिकली बना हुआ, अगर आपने किसी तरीके से इस्तेमाल करके बनाया होता तो। लेकिन वो फिर मैं थोड़ा बहुत हैरान हुआ, कोशिश करता रहा कि एक्सपर्ट से बातचीत की, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद फिर एक दिन मैंने वहाँ पर फिर वो अपना संकट डाला फेसबुक पर ही, और सोशल मीडिया टीम से, कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम से एक मैडम है, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उसके बाद में कहा कि अगर आपका हो गया, कि मैंने कहा मैंने भी दिया हुआ है। और उसके हफ्ते भर बाद मैंने फिर ट्राई किया, जो उन्होंने नंबर बोला था, और जैसे ही मैंने उनको ये भेजा, उन्होंने कहा डिटेल्स जो आपने मेल्स वहाँ भेजे हैं उसका एक समरी हमको भेज दीजिए। समरी भेजा, 2 घंटे के अंदर अंदर मेरा अकाउंट मेरे पास वापस आ गया था। तो दोनों तरफ से होता है, लोग भी मैंने ये बोला कि कई मामलों में हमने किया, कई मामले छूट गए, ये बात सही है, लेकिन छूटने नहीं चाहिए, ये बात भी सच है। जी, बस अब एक आखिरी सवाल गुरदीप मैं आपसे करूंगी, और उसके बाद मैं वाइंड अप कर रही हूँ शो, क्योंकि भारत समिट इज़ द ओकेजन व्हाई वी आर टॉकिंग, और ये एक टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। और मैं यहाँ एज ए जर्नलिस्ट मैं ये मान रही हूँ कि अगर 2 दिन के बाद जो भी डेलिब्रेशंस हम लोग कर रहे हैं, मे बी कुछ बदलाव की ओर हम निकलेंगे। और क्योंकि हमने मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी बातें की हैं, तो मैं आपसे अगर 2-3 लाइनों में पूछना चाहूँ कि हम किस तरीके का बदलाव देखेंगे। सिर्फ ये बातचीत तक सीमित रहेगा, क्योंकि मैं पिछले साल कर्नाटका में भी गई थी, जहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रोग्राम किया था, हम सब बहुत सारे लोग वहाँ गए थे। बहुत सारी अधूरी चीज़ें अभी भी रह गई हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस कांग्रेस के द्वारा वहाँ किए गए थे कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में कुछ चीज़ें रह गई और समझ में नहीं आया कि उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। भारत समिट के बाद यहाँ से हम क्या बदलाव देख सकते हैं, और क्योंकि हम सब डिजिटल प्लेटफॉर्म से हैं, तो
किस तरीके के एक्सपेक्टेशंस हम रखें। और हम ये फिर से कह रहे हैं कि वी डोंट वांट एनी फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द कांग्रेस, बट वी नीड अ मॉरल सपोर्ट, वी नीड अ सपोर्ट by which we can reach out to the party. We don't want to be cultivated by Congress. We should not be labeled as people who are being nurtured by Congress. हमें कोई कांग्रेस का ठप्पा नहीं लगा है कि आप कांग्रेस के पत्रकार हैं या बीजेपी के पत्रकार हैं, हमें कोई ठप्पा नहीं चाहिए। लेकिन हम किस तरीके की सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन इस समय हम कर सकते हैं एट द एंड ऑफ 2 days ऑफ भारत समिट? देखो, भारत समिट इसलिए नहीं आप लोगों को हमारी बातचीत हो रही है कि कांग्रेस कोई सपोर्ट का वायदा कर रही है। हमारी पास चैलेंज बहुत बड़ा है। चैलेंज टेक्नोलॉजी का चैलेंज है, चैलेंज पॉलिटिक्स का है, जो पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रही है टेक्नोलॉजी को। मेरा सिर्फ सबमिशन आप लोगों को ये है कि डे टू डे प्रोग्राम्स तो होते रहेंगे, वो तो चलते रहेंगे, लेकिन इस इशू पे कि ये लार्जर इशू को एड्रेस कैसे करना है, इसको अलग से बैठ के बातचीत की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। पहली बात तो ये है, रास्ता किसी के पास नहीं है, रास्ता खोजने की ज़रूरत है। और खोजने के लिए केवल लोकल लेवल पे, पार्टी लेवल पे काम नहीं कर सकते, वो होता रहेगा, वो जो होता है काम उसको मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेट इज़ नॉट इनफ। तो एक तो ये बात। दूसरी बात जो मैंने कही, जो हम लोग पार्टी के अंदर तय कर चुके हैं और जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं कि लीगल सपोर्ट हम लोग जरूर मानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ लीगल सपोर्ट है। एग्जैक्टली। अगर आपको वकील के पैसे नहीं देने पड़ते और अगर आपको सही वकील मिल जाता है तो आधी लड़ाई आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो उस पर हम कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं ज़रूर बात कर रहा हूँ कि वो सिस्टम जरूर हम खड़े। और पिछले 1-1.5 साल में खुद आप भी जानते हो, आपने मुझे 1-2 लोगों के भेजे और हमने उनको सपोर्ट भी किया। एक केस में सपोर्ट नहीं भी कर पाए क्योंकि उनसे स्टाम्प फीस का भी पैसा का जुगाड़ नहीं हुआ था, ये भी बात सच है। तो लेकिन वो सपोर्ट को हम खड़ा करने की बात कर रहे हैं। और तीसरा मेरा मानना है कि हम लोगों को मिलकर, मैं कांग्रेस की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ आज अभी, मिलकर सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग की कहाँ से ग्रास रूट रिपोर्टिंग के मॉडल नए डेवलप कर सकें, उस पर थोड़ा इनोवेटिव काम करना पड़ेगा। ये 3 डायरेक्शन में। एक कंक्रीट बात कि लीगल सपोर्ट कांग्रेस पार्टी आपको देगी, वो हम इंश्योर करेंगे। उसके लिए मैं खुद कॉन्टैक्ट पर्सन भी हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़रूर करेंगे। लेकिन इसके बियॉन्ड ना तो आंसर हमारे पास हैं, ना कांग्रेस पे हैं, और ना मैं सोचता हूँ कि किसी एक के पास हो भी सकते हैं। तो ये मेरा बस एक रिक्वेस्ट है। और फिल्म आई थी, उसके साथ खत्म करते हैं सर, उसके नाम के साथ, अगर आपकी बात पूरी होगी। जी, एक फिल्म आई थी और उस फिल्म के नाम के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, और बहुत मायने रखते हैं वो 3 शब्द जो उस फिल्म का नाम था, और वो 3 शब्द हैं मैं हूँ ना। ये मैं इसके उल्टा आखिरी बात मैं भी बोल देता हूँ। ये मैं हूँ ना तो फिल्मी अंदाज में हो सकता है, सच्चाई ये 10 साल पुरानी फिल्म से नहीं आती है। सच्चाई 600 साल पहले कबीर से आई। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ।